नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिसमें चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। हिंदू सम्मेलन में मोहन भागवत का बड़ा बयान। कहा, हिंदू समुदाय को बांग्लादेश जैसी कई चुनौतियों का करना पड़ता है सामना। हिंदुओं की एकजुटता पर दिया संदेश। कहा, हम मजबूत रहेंगे तो कोई संकट हमें लील नहीं सकता। बंगाल में एसआईआर पर घमासान के बीच चुनाव आयोग से मिला टीएमसी प्रतिनिधिमंडल। एक दूसरे पर लगाए आरोप। तो वहीं पश्चिम बंगाल में सीईसी ज्ञानेश कुमार के खिलाफ एफआईआर दर्ज। रणथंभौर में गांधी वाड्रा परिवार मना रहे नए साल का जश्न। तो नाना पटोले ने राहुल गांधी की तुलना भगवान राम से की। बीजेपी ने बताया हिंदू आस्था का अपमान। असम सीएम हिमंता बिश्व शर्मा का बड़ा एक्शन प्लान। विदेशी घोषित होते ही अब 7 दिन में डिपोर्टेशन। पाकिस्तान की फिर गीदड़ भभकी। आसिम मुनीर ने कहा, क्षेत्रीय अखंडता का उल्लंघन होने पर जवाब देंगे। खबरों की शुरुआत में सबसे पहले बात आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बड़े बयान की। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों को निशाना बनाने पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा बयान सामने आया है। हिंदू सम्मेलन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि हिंदू समुदाय को बांग्लादेश जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। उन्होंने आगे कहा कि हम महज अपनी समस्याओं के बारे में बात करते हैं, लेकिन बात करना ही काफी नहीं है। उन्होंने जोर देकर कहा कि केवल समस्याओं पर बात करना पर्याप्त नहीं है, बल्कि समाधान की दिशा में सही मार्ग पर चलना जरूरी है। उनका मानना है कि यदि हिंदू सही रास्ते पर चलते रहे तो कोई भी चुनौती उन्हें प्रभावित नहीं कर सकती। मोहन भागवत ने समाज के लोगों से मतभेद से ऊपर उठकर समाज और राष्ट्र के लिए मिलकर काम करने का आह्वान किया है। इसके अलावा भागवत ने सामाजिक सद्भाव, पर्यावरण की जिम्मेदारी और अनुशासित नागरिक जीवन के महत्व पर भी जोर दिया है। जब जब मोहन भागवत कुछ बोलते हैं तो पूरी दुनिया सुनती है। इस बार उनका संदेश क्या रहा? देखिए, यू हैव टू बी ब्लाइंड। अगर मोहन भागवत जी की बातों को आप समझ नहीं पा रहे हैं, देख नहीं पा रहे हैं, आपको अंधा होना पड़ेगा। ये कोई पहली बार इस तरह की चीजें नहीं हो रही है। कश्मीर से हिंदू भगाए गए, कुछ हुआ नहीं हुआ, हिंदू ही बटे रहे और कश्मीर में हिंदू कटते रहे। अभी बांग्लादेश में क्या हो रहा है? अभी रिकॉर्ड करने के लिए हम लोग आ रहे हैं, ठीक मालूम चल रहा है, ब्रेकिंग न्यूज चल रहा है कि एक और शख्स को, कोई शरीयतपुर है, वहां पे एक बिजनेसमैन को लिंच कर दिया गया। पैरामिलिट्री में काम कर रहे लोग, तुम हिंदू हो, तुमको मार दे, तुमको जान ले ले, और गोली चला दिया, मौत हो गई। बांग्लादेश जाने दीजिए, पश्चिम बंगाल में 2 दिन पहले क्या हुआ है? अगर वो पत्रकार मुसलमान होता और किसी हिंदू इलाके में इस तरीके से घटना घट गई होती तो न्यूयॉर्क टाइम्स में स्टोरी छप रही होती। लेकिन हिंदुस्तान में मीडिया वाले भी अंधे हो गए हैं। एक जर्नलिस्ट मुर्शिदाबाद जाता है और उसके कैमरे को छीन लिया जाता है, उसकी पिटाई की जाती है, किसी तरीके से वो जान बचा करके निकलता है और पुलिस के पास पहुंचता है तो पुलिस वाले बोलते हैं कि भाग जाओ, नहीं तो खतरा हमारे ऊपर आ जाएगा। क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि मुर्शिदाबाद में वहां एक तरीके से पाकिस्तान बन गया है। 76% मुसलमान है वहां, हिंदू रिपोर्ट नहीं कर सकता, हिंदू रिपोर्टिंग तक नहीं कर सकता। ये स्थिति है। इसलिए मोहन भागवत जी ने जो कहा है वो बिल्कुल टाइमली है और हर हिंदू को अपनी सुरक्षा और अपने भविष्य में आने वाले पीढ़ियों की सुरक्षा के लिए
इन सब चीजों के ऊपर विचार करना होगा। जी चलिए बढ़ते हैं आगे। पश्चिम बंगाल चुनाव में तो 4 महीने का वक्त बचा है, लेकिन उसकी गर्मी दिल्ली तक पहुंच गई है। कल ही एसआईआर में संदिग्ध मतदाताओं की सुनवाई और चुनाव प्रक्रिया को लेकर चुनाव आयोग और तृणमूल कांग्रेस के बीच घमासान हुआ। चुनाव आयोग में 2.5 घंटे तक चली बैठक में दोनों ओर से एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाए गए। अभिषेक बनर्जी संदिग्ध मतदाताओं की सुनवाई के दौरान BLO 2 की मौजूदगी पर अड़ गए। वहीं चुनाव आयोग ने साफ कर दिया कि चुनावी प्रक्रिया में शामिल किसी भी अधिकारी को डरा धमकाने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही पश्चिम बंगाल में 2 वोटरों की मौत के बाद उनके परिवार वालों ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और बंगाल के मुख्य चुनाव अधिकारी मनोज अग्रवाल के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। शिकायतों में आरोप लगाया गया है कि वोटर लिस्ट से नाम हटाने और चुनाव आयोग की ओर से नोटिस मिलने के बाद उन्होंने परेशान होकर जान दे दी है। सर, एसआईआर की प्रक्रिया तो बंगाल में तेजी से चल रही है, लेकिन अब तो चुनाव आयोग और टीएमसी आमने सामने आ चुका है। देखिए, शुरू से ये आमने सामने, पहले ये कोर्ट में थे, फिर ये संसद में मामला उठा रहे थे, पहले भी ये जा चुके हैं इसी के पास बातचीत करने के लिए। ये तो लड़ ही रहे हैं। समस्या ये है कि टीएमसी चाहती क्या है? फर्जीवाड़ा चले, वोटर लिस्ट में वैसे वैसे लोगों के नाम रहे कि जिसका कोई अता पता नहीं है, फर्जी वोटर्स जो है वो वोटर लिस्ट में शामिल रहे। इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं वो। एफआईआर दर्ज हो रहा है चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर, पश्चिम बंगाल के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर के ऊपर। क्यों भाई? और उसके ऊपर आप आकर के दिल्ली में धौंस जमा रहे हो। किस तरीके की भाषा के साथ आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हो? ऐसा लग रहा है कि सड़क छाप कोई गुंडा खड़ा होकर के धमकियां दे रहा है। बताया जा रहा है भाई, नहीं, उंगली दिखाई मुझे, तो उनकी ही बातों से ऐसा लग रहा है कि इलेक्शन कमीशन के अंदर बहुत डांट लगी है। चीजों को सभ्य रूप से भी कहा जा सकता है। आपने 5 सवाल पूछे, वो हमें बता दो कि आपने ऐसे कौन से डिफिकल्ट 5 सवाल पूछ दिए जिसका जवाब इलेक्शन कमीशन नहीं दे सका। आपको लड़ना है। आपको किस लिए लड़ना है? क्योंकि वहां बहुत सारे फर्जीवाड़ा जो है वो पकड़े जा रहे हैं। एसआईआर के खिलाफ तो आप तब से थे जब एसआईआर की प्रक्रिया पश्चिम बंगाल में शुरू भी नहीं हुई थी। वो एक कहावत है, चोर की दाढ़ी में तिनका। यही तिनका दुनिया के सामने टीएमसी का सामने आ रहा है। जी, तो एसआईआर को लेकर टीएमसी फंसी है, तो वहीं कांग्रेस का भी हाल बुरा है। गांधी और वाड्रा परिवार नए साल का जश्न मनाने के लिए राजस्थान में सवाई माधोपुर स्थित रणथंभौर के होटल शेरबाग में ठहरा हुआ है। गांधी वाड्रा परिवार खुली जिप्सी में बैठकर सफारी का आनंद ले रहा है। अब कल वापस दिल्ली लौटने की खबर है, पर इसी बीच कांग्रेस नेता नाना पटोले ने राहुल गांधी की तुलना भगवान राम से कर दी है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी भगवान राम के काम को आगे बढ़ा रहे हैं। अब नाना पटोले के बयान को लेकर हंगामा शुरू हो गया है। बीजेपी ने तुरंत हमला बोला और इसे कांग्रेस की चापलूसी प्रो मैक्स बताया है। सर, राहुल गांधी जिस पर सनातन विरोधी के आरोप लगते हैं, अभी तक राहुल गांधी अयोध्या नहीं गए, लेकिन उसकी तुलना राम से क्यों? राम से इसलिए किया जा रहा है क्योंकि हिंदू देवी देवताओं का अपमान कर देना ये हिंदुस्तान के तथा कथित उस फर्जी सेकुलरिज्म का एक बहुत बड़ा आधार है। आप हिंदू देवी देवताओं को अपमानित कर दो, हिंदुस्तान में कुछ नहीं होगा। ये नाना पटोले जैसे शख्स को अगर हिम्मत है तो किसी दूसरे धर्म के किसी मसीहा या किसी पैगंबर के नाम को जोड़ करके दिखा दो। सत्तन से जुदा के नारे जो है पूरे देश में गूंजने लग जाएंगे। लेकिन क्यों करते हैं ये सब? भाई, इनको न प्रभु राम से लेना देना है, न कुछ लेना देना है। चमचागिरी करनी है इनको राहुल गांधी की। बीच में कोई पैदा हो गया था मध्य प्रदेश में, तब से सरकार नहीं आई है, चुनाव नहीं जीतते हैं। वो सोनिया गांधी को देवी दुर्गा बता दिया गया था। सोनिया गांधी को देवी दुर्गा बता दो और राहुल गांधी को आप प्रभु श्री राम बता दो, है ना, उससे तुलना कर दो। अरे, तुलना करने के लिए कम से कम कुछ भी तो सेंस रखो। उन्होंने तो सब कुछ त्याग दिया था। इनका तो फॉरेन ट्रिप ही कम नहीं होता। इनके जो शौक है वो जन भावनाओं के साथ, हिंदू धर्म के साथ, हिंदू संस्कृति, हिंदू संस्कारों के साथ। भाई, गांधी परिवार में अभी देखिए शादी हो रही है। कुछ लेना देना है इन लोगों को हिंदू धर्म से?
लेकिन इनको चमचागिरी करनी है। सब कुछ हार चुके नाना पटोले, राज्यसभा की भी बारी है, किसी तरीके से घुस जाए। अभी 4 महीने तक आप ये देखिएगा कि कोई भगवान बताएगा, कोई प्रभु श्री राम बताएगा, कोई मालिक बताएगा, कोई अपना बाप बताएगा, कोई अपना दादा बताएगा। अभी चमचागिरी प्रो मैक्स अभी कांग्रेस पार्टी में देखने को मिलेगी। जी, अब बात असम सरकार के बड़े फैसले की। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिश्व शर्मा ने आगामी विधानसभा चुनाव के लिए अपना एजेंडा साफ कर दिया है। उन्होंने कहा कि आगामी चुनाव पहचान और विकास के मुद्दों पर होगी। उन्होंने ये भी कहा कि उनकी सरकार अवैध प्रवासियों की पहचान करने और उन्हें राज्य से निष्कासित करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि हमने वापसी के प्रयासों को तेज कर दिया है। अब से विदेशी न्यायाधिकरण द्वारा किसी को भी विदेशी घोषित किए जाने के 1 सप्ताह के भीतर ही हम उन्हें वापस भेज देंगे। हमने 2000 अवैध विदेशियों की पहचान करे उन्हें वापस भी भेज दिया है। सर, क्या है हिमंता बिश्व शर्मा की तैयारी? देखिए, हेमंत बिश्व शर्मा बिना किसी डाउट के असम में अब तक के जितने भी मुख्यमंत्री हुए हैं वो सबसे पॉपुलर है। वहां भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं होगी। वो न सिर्फ पॉपुलर है बल्कि डिलीवर करने में भी अव्वल है। जनता प्रसन्न है, एंटी इनकम्बेंसी है नहीं, और इसीलिए इनको किसी की पैरवी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि भाई हमें ये वोट चाहिए वो। आप याद रखिए, 35% मुसलमान है असम के अंदर, और उसके बाद भी ये आदमी ताल ठोक के कह रहा है कि बांग्लादेशी मुसलमानों को, और वो तो वर्ड इस्तेमाल करते हैं कि मियां मुसलमान, है ना, और मियां लोगों को भगाना है, वो ओपनली कहते हैं। होता क्या है कि जब लीडर इधर से क्लियर हो, दिमागी तौर पे, वैचारिक तौर पे, पॉलिसी वाइज बिल्कुल क्लैरिटी हो, तो उसे कोई संशय नहीं होती है। उस सच बोलने में वो हिचकता नहीं है। अभी जो उन्होंने बात कही है वो ये कि चिन्हित जैसे कोई हुआ कि यह बांग्लादेशी है, 7 दिन के अंदर बंडल में बांध के बांग्लादेश फेंक देने का, ये उनका एजेंडा है। और ये हर राज्य, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे बीजेपी के भी शासन का कोई भी राज्य हो, ये हेमंत बिश्व शर्मा से ये सीखना चाहिए। जहां कहीं भी बांग्लादेशी नजर आए, उठाकर उनको बाहर कीजिए, पहले सीज कीजिए उसका सारा ये आधार कार्ड। और क्या अमित शाह ने क्या कहा कि देश भर में पकड़े जाते हैं बांग्लादेशी, और उनके पास से जो कार्ड मिलता है वो बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल का कार्ड मिलता है। ये जादू हो रहा है क्या? जिससे भी पूछो, कहाँ, नोएडा में भी बहुत बार हमने बांग्लादेश, अच्छा, जो बांग्ला लैंग्वेज को जानते हैं, समझते हैं, उनको ये भी समझ में आता है कि ये जो बंगाली जो बांग्ला भाषा बोल रहे हैं वो पश्चिम बंगाल की बांग्ला नहीं है, वो उसके उस पार ढाका में जो बांग्ला बोला जाता है, जो ढाका, चिटगांव, जो उधर के इलाकों में जो बांग्ला है, वो आसनसोल में, आगरा में, पुरुलिया में, कलकत्ता में नहीं बोला जाता। इधर का बांग्ला जो है वो अलग है। और जो लोग इस चीज को समझते हैं वो 2 सेकंड में पकड़ लेते हैं तो बांग्लादेशी है। आप बांग्लादेशी को पकड़िए, उसके पास से निकला है मालदा का आधार कार्ड है। तो ये फर्जीवाड़ा जो पश्चिम बंगाल में हुआ है, और उस वजह से पूरे देश भर में जो बांग्लादेशी हैं, ये हर राज्य के मुख्यमंत्रियों को, हर राज्य की सरकारों को, इट इज देयर नेशनल ड्यूटी टू थ्रो देम आउट। जी, अब बात आज की आखिरी खबर की। नए साल की शुरुआत में ही पाकिस्तान ने एक बार फिर आक्रामक तेवर दिखाए हैं। पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर ने भारत का नाम लिए बिना कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि पाकिस्तान की क्षेत्रीय अखंडता का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उल्लंघन होने पर ठोस और निर्णायक जवाब दिया जाएगा। ये बयान ऐसे समय में आया है जब पाकिस्तान खुद आंतरिक अशांति और आतंकवाद की गंभीर समस्या से जूझ रहा है। अब फिर से क्यों आसिम मुनीर गीदड़ भभकी दे रहे हैं? समझ में नहीं आ रहा है। वो आजकल अजीब-गरीब कहानी आ रही है, और वीडियो प्रूफ के साथ, और हिंदुस्तान से नहीं, ये पाकिस्तान से लोग बता रहे हैं, वहां के एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि क्या प्रॉब्लम है इसको। ये जीएचक्यू के अंदर, मतलब आर्मी हेडक्वार्टर के अंदर अपने कमांडर से बातचीत कर रहा होता है तो आगे बुलेट प्रूफ ग्लास लगा लेता है। इतना डरपोक,
वो किसी डिग्निटरी से मिलने जाता है, एयरपोर्ट पे रिसीव करने, अभी सऊदी अरब के डेलीगेशन को रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट गया, वो पीछे से दिख रहा है कि वो बुलेट प्रूफ पहने हुए है, बुलेट प्रूफ जैकेट उसके ऊपर से वर्दी, ऐसे तो देखने से पिलपिला सा है, वो ऊपर से मतलब डर लग रहा है। तो जिसको जो डर रहा है वो इसी तरह की गिदड़ भभकियां देता है, इसी तरह की गिदड़ भभकियां देता है। स्थिति ये है कि मुनीर, दिक्कत उसकी ये है कि जनता उसके साथ नहीं है। जितने भी प्रीवियस इस तरह के जनरल हुए हैं जिन्होंने सारी शक्तियां अपने हाथ में ले ली, उनके साथ सबसे बड़ी खासियत ये होती थी कि जनता उसके साथ होती थी। लोग सिविलियन गवर्नमेंट से इतने त्रस्त हो जाते थे, लोगों को लगता कि नहीं अब जनरल ही ठीक है। इसलिए चाहे अयूब खान हो, चाहे जियाउल हक हो, चाहे वो परवेज मुशर्रफ हो, इन लोगों को एक जन समर्थन था कि पाकिस्तान एक कष्ट से गुजर रहा है, अब आर्मी ही इसको ठीक कर सकती है। अभी इसके साथ समस्या ये है कि लोग ये कह रहे हैं कि ना तो ये ना तो प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, इससे सलूशन नहीं निकलेगा, और जिससे सलूशन निकलेगा उसको तुमने जेल में बंद कर रखा है। जनता का जो लीडर है वो जेल में बंद है, इसलिए इसे बुलेट प्रूफ पहनना पड़ रहा है। तो अपनी लेजिटिमेसी बढ़ाने के लिए पाकिस्तान में तो एक ही फॉर्मूला है, हिंदुस्तान के ऊपर धमकियां दे दो, भाई पिटाई खाओगे, अभी तुरंत दिमाग जो है वो सही ठिकाने पे आ जाए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो खबरों का पंचनामा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।